नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए हम विजन आईएएस की 15 महीनों की मैगजीन्स को कवर कर रहे हैं। एक एक महीने की मैगजीन लेकर मैं बता रहा हूँ कि इस मैगजीन में कौन से थोड़े से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से आप इन्हें तैयार करेंगे। इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, जनवरी और फरवरी की। अगर आपने नहीं देखी है तो निश्चित रूप से वहीं से शुरू करिए। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कई सारी बेसिक बातें बताई हैं। अब वहाँ जो मैंने बता दिया है बार बार हर वीडियो में रिपीट करूँगा तो 2 दिक्कतें होंगी। पहली दिक्कत ये कि समय अनावश्यक रूप से ज़्यादा लगेगा और दूसरी बात ये कि जो दोस्त लगातार फॉलो कर रहे हैं इस सीरीज़ को, उन्हें इरिटेशन होगी कि क्या एक ही बात बार-बार कह रहे हैं। ठीक है? तो उन बेसिक चीज़ों को आप अच्छे से समझने के लिए, ताकि आप इस सीरीज़ का मैक्सिमम लाभ ले सकें, शुरुआती वीडियोज़ देख लीजिए। आज हम मार्च महीने में आ गए हैं। मार्च महीने की मैगज़ीन को कवर करेंगे। देखेंगे कि इस महीने में कौन-कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किस तरह से इन्हें तैयार करना है। ठीक है? मैगज़ीन आप खोल लीजिए और अगर आपने मैगज़ीन नहीं ली है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगी। जो पहला सेक्शन होता है वो है पॉलिटी और गवर्नेंस का है। इस सेक्शन में इस महीने कौन-सा टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? पहला ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समान नागरिक संहिता। मेंस के लिए भी है, लेकिन चूँकि हम प्री को ध्यान में रखते हुए चल रहा है, तो मेंस के भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से उन्हीं को लेंगे जो प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है, जैसे ये टॉपिक है। इसे आप कैसे तैयार करेंगे? 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप इसके करंट अफ़ेयर को साइड में रखते हुए संवैधानिक आयाम को देखिए कि भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता के लिए क्या बात की गई है। जब आप जाएँगे, किताब खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो आर्टिकल है वो नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है। यानी कि आप यहाँ से गए संविधान की तरफ तो पता चला कि आर्टिकल, चलिए मैं बता देता हूँ, 44। अब ये किस कैटेगरी में आएगा? नीति निर्देशक तत्व की कैटेगरी में आएगा। और नीति निर्देशक तत्वों में जो आर्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार-बार वहाँ से प्रश्न आते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली आप वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, उसे भी आप तैयार करिए। ऐसे ही तो स्टैटिक से क्वेश्चन आता है। अगर नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन आ गया तो बहुत कम लोग रिलेट कर पाएंगे कि इससे भी उसका कनेक्शन हो सकता है। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। इसमें ये देखना है संवैधानिक आयाम। बाकी ऊपर आइए वापस। एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए कि समान नागरिक संहिता का मतलब क्या है। अगर यूपीएससी पूछ लेती है कि समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, 2-3-4 कथन दे दिए गए हैं, कूट बना दिया गया है। अब उस तरह के सवाल का जवाब वही लोग दे पाएंगे जो बेसिक समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, किन मामलों में ये लागू होता है, कौन लागू करेगा, कैसे लागू होगा। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक समझनी पड़ेंगी। ठीक है? तो ये हो गया। इसके बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। ये आप कह सकते हैं पूरी तरह से स्टैटिक, किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा और जो मैंने नोट आपको दी है उसमें भी मिल जाएगा। जिनके पास नोट नहीं है वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। ठीक? तो इसमें क्या देखना है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कैसे होता है। ठीक? संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है, प्लस इसकी क्या शक्तियाँ हैं, क्या काम है और यह रिपोर्ट किसको सौंपता है, सौंपती है, जो भी है। बस हो गया। इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। संवैधानिक गैर संवैधानिक आयोगों से जो यूपीएससी प्रश्न पूछती है उनमें आप देखेंगे इसके अलावा ज़्यादा कुछ होता नहीं। या तो कार्य पे क्वेश्चन आ जाएगा, या उनके मेंबर्स को लेके क्वेश्चन आ जाएगा, या उससे संबंधित आर्टिकल पे क्वेश्चन आ जाएगा। इसी के आसपास घूमता रहता है। संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, इस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सारी बातें आप देख लेंगे, छोटी सी एक नोट बना लेंगे, हो गया, या हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद से आप देखेंगे जनगणना के लिए नए नियम लाए गए हैं। अब आप इसमें खोजिए, कहाँ है? यहाँ है नीचे। मैं बता दूं, पिछले भी बताया था कि मैंने साइड में नोट करके रखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है उसको देखता हूँ, फिर इसमें मैं भी खोज लेता हूँ। यहाँ पे है। तो जनगणना के लिए नए नियम लाए गए हैं। अब इसमें आपको क्या देखना है? इस बात की संभावना बहुत कम है कि इन नए नियमों पर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है? अभी आपको पता है कि लेट हो रही है जनगणना कोरोना की वजह से। इसका बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है। बैकग्राउंड दो रूप में हुआ। एक तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड कि हमारे यहाँ जनगणना की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो 2 साल हैं, 72 मेरे ख्याल से, 1772 या 1832 से, फिर 81। ठीक है? उसको आप क्लियर कर लीजिएगा, कब से शुरुआत हुई, कब से रेगुलर अच्छे से चलने लगा, और कौन व्यक्ति था वो उस समय। गवर्नर जनरल, वायसराय, ये ट्रेंड चल रहा था ना, हम उस समय गुलाम थे। तो उस व्यक्ति का नाम बताइए कौन था जब ये शुरू किया गया था उसके काल में।
तो इस तरह से है, इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड बन जाता है। दूसरा जो बैकग्राउंड है वो है 2011 की जनगणना। नया तो अभी आया नहीं है। 2011 की जनगणना के हिसाब से आप एक बार देख लेंगे, कुछ बेसिक 3-4 तथ्य मेरे ख्याल से। अधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, घनत्व के हिसाब से कुछ नगरीकरण वाले वो मतलब तथ्य, सबसे ज़्यादा नगर, कितने नगर हैं, इस तरह से थोड़ा बेसिक सा देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे डाटा है ना इसमें, सब में नहीं जाना। मेरे ख्याल से 4-5 एंगल पकड़ के याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। इससे पीसीएस वगैरह में खूब क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन यूपीएससी की नज़र से देखेंगे तो बस मोटा मोटा ऊपर से देख लेंगे, काम चल जाएगा। बहुत अंदर जाके यूपीएससी नहीं पूछती है, ठीक है, इस तरह के आंकड़े। बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चन का नेचर होगा, टॉपिक को मैं बताता हूँ कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि पिछले 28 सालों के क्वेश्चंस का विश्लेषण किया है मैंने। चलिए, तो ये हो गया। अब आईआर पे आ जाइए, ठीक है। अब क्यों छोड़ रहा हूँ, क्या छोड़ रहा हूँ, बार बार सफाई मैंने दूंगा, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने बताया, आप बहुत अच्छे से संतुष्ट हो जाएंगे। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से शुरुआती जो पहला वीडियो उसमें पूरा क्लियर कर दिया था, थोड़ा बहुत बच गया था तो फरवरी वाले में क्लियर कर दिया था मैंने। आईआर में मैंने उस समय भी कहा था कि ये आगे चलेगा, अभी चर्चा में था, फिर आगे युद्ध होगा तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी देख लिया है इस टॉपिक को। नहीं देखा है तो इसी बहाने देख लीजिएगा। यूक्रेन का सीमा उमा, बाकी जो भी बातें मैं बताई थी काला सागर के बारे में, उस वीडियो को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा क्या देखना था। इस सेक्शन में इस महीने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईआर के तहत ये है, बाह्य ऋण संकट, एक्सटर्नल डेट क्राइसिस। ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसे आप क्लियर कर लीजिए, बस इतना ही। कैसे ये हो जाता है, इसका असर क्या होता है किसी देश की इकॉनमी पे। अभी देखा आपने श्रीलंका में, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। इकॉनमी के तहत भी आप इसको रख सकते हैं कंसेप्ट। अंतर्राष्ट्रीय संकट इसलिए रखा गया है संबंध, क्योंकि श्रीलंका में आया था, तो उसी बहाने रख दिया गया, ठीक। तो ये आप देख लीजिए। इसके अलावा भारत ऑस्ट्रेलिया संबंध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जापान के साथ भी, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, थोड़ा सा इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है मुझे। इसमें आपको क्या देखना है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में मिल के, दोनों देश मिल के साथ में क्या क्या कर रहे हैं। एक तो आप देखेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जहाँ पे दोनों मेंबर भी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके बीच में समझौते हैं, बायलेटरल है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन पर आपको ध्यान रखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भारत, ये वाली चीज़ जो है भारत के साथ मिलकर कौन देश कर रहा है। जैसे मेरे ख्याल से 2021 में या 20 में क्वेश्चन आया था ना, आते ही रहते हैं, 19 में भी हो सकता है, कि ये चीज़, इस तरह की डील किस देश के साथ हुई थी, परमाणु का कुछ मामला था शायद, ठीक है, किस देश से हम लेना जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। बायलेटरल जब कोई भी संबंध है भारत के साथ, उसको देखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। उसी नज़रिए से आप ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए। ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है इसको, तो ज़्यादा नहीं। नीचे आप चार्ट देखेंगे, चार्ट बना हुआ है, यह कॉलम दिए गए यहाँ पे, मतलब हेडिंग है, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। तो उसमें जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक। इसके बाद से आप देखेंगे भारत की आर्कटिक नीति। आर्कटिक पे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, प्री में भी और मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है इस पे, ठीक है। भारत की आर्कटिक नीति के बहाने आप जाकर देखिए दो बातें। इस नीति में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भारत कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, वहाँ लाने के लिए कोई नीति है। इस तरह के तथ्यों को आप देख लीजिए। इसी बहाने आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे आर्कटिक पर। आर्कटिक के बारे में आप जानिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आर्कटिक पे खतरा आ रहा है, बर्फ़ बड़ी तेज़ी से पिघल रहा है, उससे कई सारे इश्यूज निकल रही हैं। तो आर्कटिक एक भौगोलिक टॉपिक के रूप में भी आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे आप देखिए, इसकी विशेषताओं को देखिए, आर्कटिक सर्किल के बारे में जानिए। आर्कटिक सर्किल किन किन देशों से होकर गुजरता है। हो सकता है वो बातें यहाँ ना लिखी गई हों, काउंसिल बनी है, आर्कटिक काउंसिल पे क्वेश्चन आया था, आर्कटिक काउंसिल के बारे में जानिए। तो इसी बहाने आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप बिम्स्टेक के बारे में जानिए। बिम्स्टेक में क्या जानना है, देखिए ये संगठन क्षेत्रीय संगठन है, बहुत ज़्यादा अब इसका महत्व बढ़ रहा है, क्योंकि सार्क आप देख ही रहे हैं कई सालों से ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। तो बिम्स्टेक से क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई, क्यों इसकी स्थापना की गई, और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो फंसाएगी बहुत सारे लोगों को, वो ये है कि इसमें कौन कौन से देश मेंबर हैं। कुछ शुरुआत में थे, कुछ नए जुड़ गए बाद में, लेकिन आप ओवरऑल याद कर लीजिएगा कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सिर्फ एशिया का ही के ही देश इसमें शामिल है, या सिर्फ वो देश शामिल है जो हिंद महासागर या बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाते हैं,
इस तरह की आप चीज़ें तभी सही समझ पाएंगे, ऐसे प्रश्नों का उत्तर तभी दे पाएंगे जब सीधी सी एक लाइन याद कर लेंगे कि ये फला 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 देश इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, वहाँ बहुत सारे लोग फंस जाएंगे। आपको याद करना है, यहाँ पे कह लीजिए रटना है, इसे याद कर लीजिएगा मेंबर्स को। बाकी 2-3 चीज़ें मैंने बता दी, उनको ध्यान दे दीजिए, हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसके अलावा BBIN, BBIN का मतलब समझते हैं? यहाँ कहीं होगा, कहाँ है जी? हाँ, BBIN बेसिकली एक तरह से रोड, वो है क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट है रोड वाला। ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, इनसे होते हुए कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है कौन कौन से देशों से प्रोजेक्ट जाएगा, या BBIN किस तरह का प्रोजेक्ट है, क्या गैस पाइपलाइन है या रेलवे का कुछ है, ऐसे करके, या फिर कोई और समझौता है। तो इसका बस बेसिक जान लेंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी आप एक चीज़ और इसमें देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बहाने, ये जो महामारी संधि है, इसके बहाने आप एक चीज़ देखिए, वो है विश्व स्वास्थ्य सभा। पिछले मैगज़ीन में शायद इसका जिक्र मैंने किया था, स्वास्थ्य संगठन की बात हुई थी। तो आप इसे देख लीजिए कि ये महामारी संधि क्या है, बस बेसिक चीज़ देखिएगा, लेकिन इसके बहाने देखना है आपको विश्व स्वास्थ्य सभा क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, इसके मेंबर्स का स्ट्रक्चर कैसे है। ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उसे आप देखेंगे। इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देखिए, एक सेकेंड रुक जाइए थोड़ा सा। उसके बाद आप नीचे आइए और नीचे देखिए, यहाँ पे 3 टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं इन पे जोर देना चाह रहा हूँ। ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो फ़िलहाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर देखना ही है तो देख लीजिए कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, कब गठन हुआ था, मुख्यालय कहाँ पे है, इससे ज़्यादा नहीं। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी, इसका काम क्या है, बस इसमें इतना देख लेना है। और B9 के बारे में एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि B9 क्या है, ये नहीं आएगा, मान लेते हैं पूछ दे UPSC कि B9 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, या एक आतंकवादी संगठन है, या एक वैक्सीन है, या एक कोई स्थल है, क्या है ये। तो आपको पता होना चाहिए कि ये B9 बुखारेस्ट 9 है क्या, ज़रा खोलिए देखिए। ठीक है, इसके बाद से काला सागर के बारे में मैंने पहले ही बताया था, फिर आ गया है तो थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको देखना है कि काला सागर, मान लेते हैं काला सागर है, किस किस देश की सीमाएं यहाँ से लगी हुई हैं, काला सागर में कौन कौन सी नदियाँ आके गिर रही हैं, काला सागर के ऊपर इधर एक छोटा सा और सागर है, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लेंगे। ठीक है, तो हो गया काला सागर के बारे में जानकारी। और उसके बाद, इसके बाद आप इकॉनमी में आ जाइए। इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। इकॉनमी यहाँ है, इसमें जो पहला टॉपिक है ना, बैंक पुनर्पूंजीकरण, इसके बहाने एक बड़ी ही शानदार चीज़ आपको मिलेगी, और वो है बेसल मापदंड। एक बार UPSC ने पूछ लिया था ऐसे ही नॉर्मली, बेसल मापदंड किससे संबंधित है, ऐसा था कुछ कि आप इसे क्या समझते हैं, और नीचे विकल्प दे दिए गए थे। वो तो बेसिक बात हो गई, लेकिन आप आज बेसल को कैसे देखेंगे। पहली बात तो वैसे ही समझ जाएं कि बैंकों से संबंधित मामला है। तो बेसल क्या है, मतलब इसका मकसद क्या है, ठीक है, और उसमें नॉर्म्स हैं 1 2 3 ऐसे करके, उसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज बनाए गए हैं, उन्हें आप थोड़ा सा देख लेंगे। आपका एक टॉपिक, बहुत ही कोर टॉपिक, बड़ा ही टेक्निकल टाइप का टॉपिक तैयार हो जाएगा बहुत अच्छे से। क्योंकि जब आप उसको नहीं समझेंगे तो कई बार क्या होता है ना, जब आप CRR SLR पढ़ते हैं तो वहाँ पे किसी न किसी बहाने बेसल मापदंड का जब का जिक्र होता है तो दिक्कत हो जाती है, लगता है ये क्या है, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, जब RBI कोई बात कहता है बैंकों से तो उसे आप देख लेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे सागरमाला, सागरमाला यहाँ पे है। सागरमाला कार्यक्रम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए क्या क्या देखना है। पहली बात यह है कि ये शुरुआत कब हुई इसकी, दूसरी बात यह कि इसका मकसद क्या है, और तीसरी बात कि इसको लागू कैसे किया जा रहा है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो तो आप समझ ही जाएंगे पढ़ते पढ़ते, बस इतना ही जानना है। एक चीज़ जो ट्रिक है, जो फंसाने वाली चीज़ है, वो ये है कि अगर कोई कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, तो कोई न कोई सरकार की बॉडी, कोई अंग उसको देख रहा होगा, तो कौन सा मंत्रालय इससे जुड़ा हुआ है, इसे देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आदमी फंस जाता है। ये देखिए, बाकी भारत नेट,
अब भारत नेट कार्यक्रम बहुत कई सालों से चर्चा में है। काफ़ी ज़्यादा इसकी एक तरह से कहें कि कभी कभी सरकार तारीफ भी करती है। इसमें देखना क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए भारत नेट क्या है। लेकिन उसमें अंदर जाएंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा फाइबर ऑप्टिक तकनीक के बारे में। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये फाइबर ऑप्टिक तकनीक है क्या। उसे नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे काम करता है वो, उसे आप समझ लीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। आप उसे साइंस के तहत रख सकते हैं। ठीक है, चूँकि इकॉनमी में डाल दिया है तो अब देखिए लोग अपने अपने हिसाब से कैटेगरीज बनाते हैं। मैं भी बनाता है तो कुछ ऐसे टॉपिक्स साइंस में रखता है जो आपको लगेगा अरे ये तो सोसाइटी का टॉपिक है। ठीक है, तो वो अलग बात है। बाकी यहाँ पे एक टॉपिक है लिथियम आपूर्ति। अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा आप समझ लेंगे। मार्च के महीने में आप हैं 2022 में, तो कंटेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट रहेगा नहीं क्वेश्चन के नज़रिए से। लेकिन लिथियम, लिथियम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज बनती हैं। लिथियम का और भी इस्तेमाल है कई तरह से, जो गैजेट्स मोबाइल वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप, उसमें भी आप देखेंगे लिथियम का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं लिथियम की और इसका अनुप्रयोग क्या है, बस दो बातें। इतना ही आप देख लेंगे आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। इसके बाद आप सीधे इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं मतलब ये नहीं कि आपको कोई चीज़ महत्वपूर्ण लगे तो भी छोड़ देना है, आप देख लीजिएगा। मैं सीधे यहाँ से आ रहा हूँ दूसरे सेक्शन पे, और वो कहाँ है, वो है सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी में एक ही टॉपिक है और वो भी टॉपिक फ़िलहाल मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, इसको हम छोड़ सकते हैं। पर्यावरण, पर्यावरण वाले सेक्शन पे आप देखेंगे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको मिलेंगी। देखिए 6वीं आकलन रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, बहुत ज़्यादा विस्तार से है। चलिए मैं इसको काटूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। आगे चल के इसकी बात होगी मेरे ख्याल से आईपीसीसी के बारे में थोड़ा सा जानना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिले तो जान लीजिएगा, नहीं तो आगे मैं इसकी बात करूँगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। डॉल्फिन पे क्वेश्चन आते हैं, आप सिर्फ डॉल्फिन को देखिए, डॉल्फिन की विशेषताएं देखिए, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए क्या किया गया है वो देखिए, और आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पाई जाती है ये भी महत्वपूर्ण है, उसे भी आप देख लीजिए, बस इतना ही। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, इसी के बहाने यूएनईपी के बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम उसका फुल फॉर्म होता है, तो दोनों को एक साथ जोड़ के आप देखेंगे। इस सभा के बारे में देखिए कि इसका काम क्या है, कहाँ से ये संचालित होती है। ठीक है, और इसके कुछ उद्देश्य हैं उसको आप देख लेंगे। इसकी कुछ रिपोर्ट्स अगर आपको मिल जाए कहीं पे, एक दो, ज़्यादा नहीं, वैसे बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारी रिपोर्ट्स जारी करती हैं, तो जो महत्वपूर्ण है पर्यावरण से संबंधित उन्हें आप देख लेंगे तो काम चल जाएगा। या फिर इसी को देख लें, मान लीजिए पूछ दे कि प्लास्टिक प्रदूषण पे इस तरह के पूरा लिख के कि एक संकल्प अपनाया गया है, किस संस्था ने अपनाया है, यूएनईपी, यूएनईए या फिर वर्ल्ड बैंक, ऐसे करके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मीनामाता कन्वेंशन आप खोजिए कहाँ है, मैंने तो साइड में नोट रखा है, नोट करके रखा है तो मिल जाएगा। मीनामाता कन्वेंशन ये रहा। ये सीधा क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन इसी बहाने जब आप इस टॉपिक को खोलेंगे, अंदर जाएंगे, तो आपको बड़ी खूबसूरत सी एक पैराग्राफ मिलेगा ऐसे। ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी में है, अलग से कुछ वो बना के नहीं दिया गया है। उसी में आप देखेंगे कि मिनामाटा कन्वेंशन के अलावा कुछ और कन्वेंशंस भी हैं, और एक एक लाइन में दे दिया गया है कि इस या इसके लिए है या इसके लिए, ऐसे करके। बहुत मस्त है, बड़ा खूबसूरत है, उसको आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, वहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। बाद में इसी सेक्शन में कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको आप बस एक सरसरी निगाह से देखेंगे, ज़्यादा इग्नोर करने की भी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा भाव देने की भी बात नहीं है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। आज भूमि पर हम बाद में बात करेंगे। 5.4.12 यहाँ से देखिए, आप गोल्डन लंगूर के बारे में थोड़ा सा देखिए। इंडियन वुल्फ के बारे में नॉर्मली एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, क्या संकट है। गोल्डन लंगूर पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको ये देखना है सबसे पहले कि यह कहाँ पाया जाता है। एक जगह मैंने बताया था आपको एक बार कि जब भी यूपीएससी किसी जीव पर प्रश्न पूछती है, चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, वहाँ पे एक क्वेश्चन में एंगल बनाया जाता है, मतलब उस क्वेश्चन में एक एंगल ये बनाया जाता है कि
उसका स्थान क्या है, क्या वो सिर्फ भारत में स्थानिक या किसी खास जगह पे स्थानिक या दुनिया के कई हिस्सों में पाया जाता है, इस चीज़ की जानकारी बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही गोल्डन लंगूर है, आप देखिए कि ये कहाँ पाया जाता है, क्या वो स्थानिक है, क्या सिर्फ भारत में पाया जाता है या आसपास के और देशों में पाया जाता है, ये जानकारी होनी चाहिए। मैंने क्वेश्चंस का एग्जांपल लेके भी आपको बताया था कि ऐसे खूब क्वेश्चंस आए। इसके नीचे एक टॉपिक है रफ टूथ डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में हमने चर्चा की है। रफ टूथ डॉल्फिन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसकी क्या विशेषताएं हैं, कहाँ पाई जाती है, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा ऑलिव रिडले के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कई सालों से चर्चा में है। एक बार शायद क्वेश्चन पूछ भी लिया यूपीएससी ने, तो थोड़ा सा कम संभावना है थोड़ी सी, फिर भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मैंने शामिल किया है इसको कार्बोफ्यूरॉन के बारे में। आप जानिए, पिछले मैगजीन में भी मैंने बताया था, उसके पहले भी बताया था कि एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या है ये, कीटनाशक है, कोई दवाई है, या कुछ और है, कोई जीव है। जीव जैसा तो नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसे शब्द दे के यूपीएससी पूछती है। तो आपको थोड़ा सा बस ये जानना है कि ये कार्बोफ्यूरान है क्या और चर्चा में क्यों आया, क्योंकि कई बार कंटेक्स्ट बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है। जैसे वो गिद्धों के लिए जो, हालांकि मेरे ख्याल से इसमें भी वो आएगा, एक बड़ा ही फेमस डाइक्लोफ्लेनेक, डाइक्लोफ्लेनेक ऐसे कुछ नाम है, शब्द हो सकता है उच्चारण मैं ठीक से नहीं कर रहा हूँ, डाइक्लोफिनेक जो भी है, तो उसकी चर्चा काफ़ी रहती थी, उस पर भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। वैसे ही कार्बोफ्यूरान है, ये क्या है, क्यों है, क्या नुकसान है इसका, या कोई फ़ायदा भी है क्या, इसे आप थोड़ा सा देख लेंगे। एक लाइन की, बस एक लाइन की नोट रहेगी, ये रहेगा, इसके आगे डैश करके बस एक शब्द या दो शब्द लिख देंगे, नोट तैयार हो जाएगी। ठीक। इसके बाद मेके धातु, आप देखिए ये बांध है, कहाँ है, बस इतना देख लेना है, कहाँ है ये। थोड़ी बहुत आगे पीछे की बातें जानकारी में रख लीजिएगा, लेकिन ये इसका लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जैसा कि मैंने अभी काजीरंगा के बारे में पिछले मैगजीन में बात किया था, उसी नज़रिए से मानस को देखिए कि कहाँ कहाँ पे है, इसकी यहाँ पे कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, आसपास की स्थलाकृति और जलवायु कैसी है, बस इतना ही। सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में भी बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। बाकी आप आ जाइए इस पे, सामाजिक मुद्दों पे। इस बार है सामाजिक मुद्दों में एक टॉपिक प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह है केयर इकॉनमी। ये देखभाल अर्थव्यवस्था नहीं पूछेगी यूपीएससी, बहुत अधिक संभावना है कि ये केयर इकॉनमी ही देवनागरी लिपि में ऐसे करके पूछ दे, केयर केयर इकॉनमी। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि केयर इकॉनमी का मतलब क्या है, पहली बात यही, क्योंकि इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना, उस पर यूपीएससी ऐसे सीधे पूछ लेती है। जैसे मैंने क्यूबिट्स का एग्जांपल दिया था, ये क्या है, वैसे केयर इकॉनमी का के बारे में 4 लाइनें दी हैं, जो एग्जैक्टली सही अच्छे से उसकी व्याख्या करे वही सही उत्तर है। या फिर इकोलॉजी पे यूपीएससी ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं कि आप पारिस्थितिकी से क्या समझते हैं, या कौन सी बातें पारिस्थितिकी शब्द को अच्छे से व्याख्यायित करती हैं। तो ऐसे केयर इकॉनमी क्या है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। और इसी बहाने आईएलओ से कई बार क्वेश्चन आया, कभी डायरेक्ट कभी इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट तो उसी संगठन के बारे में, इनडायरेक्ट उसकी कुछ घोषणाएं, जैसे 2018 में एक बार पूछ लिया था कि यह संकल्प या घोषणा किससे संबंधित है, मेरे ख्याल से बाल सुरक्षा से संबंधित था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसी के बहाने आप देखेंगे आईएलओ, इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, कब स्थापना हुई थी और इसका मकसद क्या है, कैसे काम करता है, मुख्यालय वगैरह देख लीजिए, बस हो गया। इसके बाद आप इसी में देखेंगे समर्थ, कहाँ है, रुक जाइए, 6.4.7, तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। ये रहा समर्थ। आप समर्थ के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है, इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, बस इतना ही जान लेना है, काम हो जाएगा। अब आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कैसे आप तैयार करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे जो पहली चीज़ है वो नेट न्यूट्रलिटी के तहत आपको मिलेगी। ठीक है। इसमें क्या देखना, एक मिनट रुकिए तो ज़रा। हाँ, इसमें सबसे पहले बस ये समझ लीजिए कि ये क्या है, इसका मतलब है। वैसे तो बहुत पुराना टॉपिक है, करंट अफेयर के लिहाज से चर्चा में है बहुत सालों से, लेकिन आप इसी में आज के टॉपिक में देखेंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
आप यहाँ पे अंदर जाएंगे तो CDN के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या है, यह कैसे काम करता है या इसका उपयोग क्या है, इस तरह से तो आप इसे देखेंगे। इसके अलावा अंतरिक्ष मलबा, अब देखिए अंतरिक्ष में ज़्यादा हम काम करने लगे हैं, फोकस अब इंसान का ऊपर है ब्रह्मांड में, तो मलबा भी बढ़ रहा है, बहुत सारे रॉकेट्स बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ रहे हैं, उससे भी बढ़ रहा है, डेब्रिस बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि इससे संबंधित कुछ कुछ कंसेप्ट्स नीचे दिए गए हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनाई गई है, आप उसे देखेंगे। और साथ ही साथ केसलर सिंड्रोम पे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आप देखिए कि केसलर सिंड्रोम क्या होता है। ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, सिंड्रोम से ये मत समझिए कोई बीमारी है, अंतरिक्ष से संबंधित एक कंसेप्ट है, बड़ा ही खूबसूरत है, ठीक है। तो उससे आप देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। कई बार तो ऐसे ही आ सकता है कि कैसलर सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है, और नीचे दे दिया एक बीमारी है या एक वैक्सीन है या एक ये है फलाना निमका जो भी है, लेकिन बेसिकली ये अंतरिक्ष की एक शब्दावली है। बेसिकली कुल मिला के ये है कि एक जैसे ना बहुत सारे पिंड आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से मलबा वगैरह बन जाता है, वही सब है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से क्लस्टर बम और कहाँ गया, एक मिनट रुकिए, यहाँ है, यहाँ देखिए, क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार, इनके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा सा टेक्निकली जानना पड़ेगा कि ये क्या है, ठीक है, इनका काम क्या है या कैसे इनका फंक्शन होता है, थोड़ा सा जानेंगे। विशेषता है, बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ, क्लस्टर बम और थर्मोबेरिक हथियार की विशेषताएं अगर आप जान लेते हैं तो काम चल जाएगा। बस इसके आगे पीछे कुछ भी पूछा जाएगा बिना विशेषताओं और इसको मतलब लिए क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता इस तरह के टॉपिक्स को, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद से हम नेक्स्ट पे चलेंगे, रुक जाइए थोड़ा, हाँ जी, अब इधर आ जाइए। अब ज़रा आर्ट एंड कल्चर में देखिए, संस्कृति में, यहाँ पे ना एक चार्ट मिलेगा आपको और अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों के बारे में कुछ बातें दी गई हैं। बेसिकली आप इसे देखेंगे तो लगेगा कि एक किताब से निकाल के एक नोट आपको दे दी गई है, थोड़ा विस्तार में है, उसको शॉर्ट कर लेना है, ठीक है। अलग अलग तरह के वाद्य यंत्रों पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यह एक सेक्शन है हमारे आर्ट एंड कल्चर में जो हम कला देखते हैं, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट पे भी कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो यहाँ पे वाद्य यंत्र पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके आगे पाइका विद्रोह कई सालों से चर्चा में है, थोड़ा सा देख लेंगे कि यह पहली बात कि यह विद्रोह कहाँ हुआ था, दूसरी बात यह विद्रोह क्यों हुआ था, तीसरी बात यह इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, और ख़त्म। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, काफ़ी मेन वही है, क्योंकि इतिहास में आप जो महत्वपूर्ण घटना है उसका टाइम पीरियड नहीं जानते हैं तो उसको कहीं भी रख देंगे या फिर वो घालमेल हो जाता है, समझ में नहीं आता। बस इतना जान लेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके अलावा वैसे आर्ट एंड कल्चर में तो नहीं होना चाहिए था इसका, लेकिन दे दिया गया है तो ले लीजिए। करेवा, करेवा को आप समझिए कि ये क्या है। अब इस सेक्शन में दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कोई कला संस्कृति टाइप का है। आप देखिए इसका लोकेशन, बेसिकली ये भूगोल के टॉपिक के तहत रख सकते थे आप इसको। तो देखिए कहाँ है, करेवा किसे कहते हैं, ये कहाँ है, इनकी विशेषताएं क्या है, बस इतना देख लेंगे, आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना अगर कम शब्द मैंने बोल दिए इनके बारे में तो। सिटी ऑफ लिटरेचर, एक बस एक दो लाइन में आप इसको देख लेंगे कि सिटी ऑफ लिटरेचर फ़िलहाल किसको घोषित किया गया है, ये कंसेप्ट क्या है सिटी ऑफ लिटरेचर का, थोड़ा बहुत जान लेंगे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये कमाल की चीज़ है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब आपसे पूछ, जैसे 2021 में ही शायद पूछा गया था एक ऐसे, हर साल एक क्वेश्चन तो नॉर्मली है, मैंने हर बार बताया कि एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि शब्द दे दिया गया, बताइए क्या है ये। अब ओल चिकी क्या है, क्या यह कोई जनजाति है, क्या यह कोई भाषा है, क्या यह कोई खाने की वस्तु है, क्या है ये। चिकी वो वाली चिकी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में बस एक ही लाइन जानना है कि ओल चिकी क्या है। हालांकि इसका जो रेफरेंस है जिस वजह से ये चर्चा में ये शब्द था वो देखेंगे तो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप बस इसको इतना देख लेंगे कि क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आएगा तो 99% संभावना इसी रूप में आने की कि यह क्या है। बाकी थोड़ा बहुत इसके डिटेल में जाएंगे तो दो तीन लाइनें आप जान जाएंगे तो आपको मतलब और ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा देखिए बुद्ध से तो खूब क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनकी कला साहित्य और बुद्ध की नहीं मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित
बुद्ध एक व्यक्तित्व के तौर पे उनसे भी क्वेश्चंस खूब आते हैं, ठीक है। लेकिन बौद्ध कला से मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और प्री में तो आते ही हैं। बामियान बुद्ध के बारे में आपको जानना है। ये बेसिकली मूर्तियां हैं एक तरह की, अफ़गानिस्तान में शायद, ठीक है। तो उनके बारे में आप पढ़िए, जानिए क्या क्या विशेषताएं। बामियान बुद्ध हैं कौन? बामियान बुद्ध मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जैसे बुद्ध का क्या है ना, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अभी भारत में ही देखेंगे बौद्ध धर्म का जो प्रचार है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और वैसे ही दुनिया में जाएंगे आप, चाइना में जाएंगे, तिब्बत की ओर जाइए, जापान की ओर जाइए, तो भगवान बुद्ध को अलग अलग रूप में एक्सेप्ट किया गया, उनका जो धर्म है उसको, ठीक है। तो बामियान बुद्ध से संबंधित जो बातें हैं, जो मूर्तियां हैं, वो आपको अफ़गानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिलेंगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मे भी मैं गलत कह रहा हूँ। अब देखिए कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, इसके लिए आपको मैगज़ीन जाकर खोलनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और बामियान जो मूर्तियाँ हैं बामियान बुद्ध की, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उन पर प्रश्न विशेष रूप से आ सकते हैं। क्योंकि देखिए मूर्ति कला में यूपीएससी क्या करती है ना, पत्थरों तक से क्वेश्चन पूछ रखा है कि किस प्रकार के पत्थरों से प्रश्न ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, किस आसन में या किस भाव में वो मूर्तियाँ हैं, उन पे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो थोड़ा सा इसको आप अच्छे से देख लेंगे। इसके अलावा आप नीति शास्त्र को इग्नोर करिए प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए आप देखेंगे इसको। बाकी यहाँ पे योजनाएं कुछ हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे। और ये गरीब कल्याण योजना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना। क्यों? क्योंकि देखिए अभी कोरोना महामारी के बाद हमारे यहाँ सरकार ने किस तरह से खाद्य सुरक्षा वाले टॉपिक को हैंडल किया है, वो अपने आप में एक टॉपिक है, एक चर्चा का विषय है। कई मामलों में काफ़ी अच्छी बातें भी हैं, कई मामलों में आलोचना भी हो रही है। तो ये टॉपिक खाद्य सुरक्षा वैसे भी सदाबहार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक है, प्री के लिए भी मेंस के लिए भी। और फिलहाल अभी कुछ सालों तक भी ये चर्चा में रहेगा, आने वाले भी सालों में भी, क्योंकि अब देखिए बहुत सारे नए नए एंगल बन रहे हैं पूरे दुनिया के। और उसमें सबसे बड़ा एंगल है जलवायु परिवर्तन। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की समस्या बढ़ेगी, सबसे बड़ा संकट जो है मानव सभ्यता के सामने, वो खाने पीने का ही है। उसके बाद कोई समस्या होगी, ठीक है, क्योंकि इसका असर खेती पर होगा और खेती प्रभावित होगी तो चाहे कोई किसी भी लेवल पे है, खाएगा क्या, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और किसी भी योजना को तैयार करने में फिर से दोहरा देता हूँ कि योजना कब शुरू हुई, क्या उसका मकसद है, कौन सा मंत्रालय है, किस तरह से लागू की जा रही है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना। उसके तहत कुछ सब टॉपिक्स अगर कोई हैं, जैसे कुछ उप योजनाएँ हैं, तो उनका नाम बस याद रख लेना है, ताकि आपको पता चले कि ये इसी का है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि लाभार्थी कौन है। किसी भी योजना में जब लाभार्थी पर विशेष जोर दिया जाने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन आ सकता है। यूपीएससी ने ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे हैं, लाभार्थियों को लेकर के भी कई क्वेश्चंस आए। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ खास नहीं है। भारत और विश्व का मैप है लास्ट में, तो उस मैप को आप देख लेंगे। मैंने बार बार बताया है कि रटना नहीं है, मैप में बस एक बार ध्यान रख लेना है कि अच्छा ये शहर चर्चा में था इसलिए चर्चा में था, इतना देख के आगे बढ़ जाना है, भारत और विश्व दोनों में। बाकी पर्सनालिटीज़ हैं, व्यक्तित्व हैं जो चर्चा में है, उनमें एक सेक्शन है जहाँ पे सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले के बारे में लिखा गया है, उसे आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उनके कार्यों को देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आ सकते हैं। तो इस मैगज़ीन में, इस महीने की मैगज़ीन में बस इतना ही है, ठीक है। और इसे आप तैयार कर लीजिए। मेरे ख्याल से अब इसके बाद से आपकी टेंशन काफ़ी हद तक कम हो गई है, दबाव कम हो गया है, काम कम हो गया है, और आपने देख लिया है कि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके बाद समय बचेगा तो बाकी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए टॉप 500 सीरीज़ की, बाकी सीरीज़ की, तो आप जो है नीचे जाएंगे कमेंट बॉक्स में, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। एक कोर्स भी है जिसके बारे में मैं बहुत कम चर्चा करता हूँ, लेकिन है बड़ा कमाल का, ज़ीरो टू जीनियस उसका नाम है। ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।